रुकते अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। भाजपा 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में शुरुआती बढ़त के बाद कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। पहले 65 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाने वाले कांग्रेस घटकर 36 सीटों पर आ गई है। आईएनएलडी और बीएसपी एक एक सीट पर आगे चल रही है। वहीं अन्य उम्मीदवार 5 सीट पर आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में पिछड़ने के बावजूद कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेंड कांग्रेस के पक्ष में है। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आलाकमान फैसला करेगा। हरियाणा में वोटों की गिनती के बीच बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों की बैठक बुलाई है। हरियाणा चुनाव नतीजों को देखते हुए बीजेपी की यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता कोमल सिंह जुड़ गई है। कोमल, फिलहाल के रुझान की बात करें तो बड़ा उलटफेर जो है सुबह के मुकाबले अभी देखने को मिला है। बीजेपी जो है आगे चल रही है। की काउंटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी और जैसे ही ईवीएम खुली है तो बीजेपी अब आगे चल रही है। बीजेपी हरियाणा में अभी 50 सीट पर है, आगे चल रही है। कांग्रेस 33 पे और अन्य 7 पे आगे चल रही है। बड़ा उल्ट फेर एकदम। और सीधा सीधा कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पर, क्योंकि कह रहे हैं कि धीमी गति से काउंटिंग चल रही है, धीमी गति से डाटा अपडेट हो रहा है। और ये भी बता दे चैताली कि कुछ जिलों से शिकायत भी आई है कि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसी कारण से डाटा अपडेट नहीं हो रहा हरियाणा का। और 1-1.5 घंटे से यही डाटा है जो आ रहा है बीजेपी का और कांग्रेस का, वो एज इट इज है। डाटा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, काउंटिंग चालू है। जी चैताली। तो अगर कोमल बात की जाए हरियाणा की, तो कांग्रेस भी ताल ठोक के दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी। ऐसी स्थिति में पहले की अगर बात करिए तो सुबह सुबह ये रुझान नजर आ रहे थे कि कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई नजर आई थी। लेकिन जैसे जैसे जो है काउंटिंग हो रही है, नतीजे साफ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कांग्रेस अति उत्साहित थी उसको कहीं ना कहीं उलटफेर की जो मार है वो अभी झेलनी पड़ रही है। जी, सुबह जब ये बैलेट पेपर से हुआ तो कांग्रेस 63 सीटों पे थी, तो वहां कांग्रेस में पूरा जश्न था। जैसे जैसे 10 बजे का टाइम बीता, ईवीएम खुली तो ग्रो करने लगी बीजेपी जी, ग्रो करने लगी धीरे धीरे। अभी बीजेपी के अध्यक्ष मोहन बड़ौले जी ने कुछ मीडिया से बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि अभी देखिए चौंकाने वाले नतीजे जो है सामने आएंगे और हम बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। और इधर एक तरफा कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि डाटा में अभी उल्टफेर हुआ है, डाटा धीमी गति से क्यों चल रहा है। पवन खेड़ा ने भी दिल्ली में एक पीसी कर ये बताया है कि डाटा अपडेट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। देखा जाए तो अभी हरियाणा में कांग्रेस पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस अभी दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। जी कोमल, बात की जाए अगर बीजेपी नेताओं की और कांग्रेस नेताओं की, तो अभी माहौल क्या जो है नजर आ रहा है हरियाणा में? अभी 50% पे 50-50 चल रहा है। अभी गांव के जो है ईवीएम अभी नहीं खुली है, 50% है तो चल रहा है डाटा। तो यहाँ कभी उलट से कभी 49 पे आ जाती है बीजेपी, तो 34 पे कांग्रेस आ जाती है। तो इससे लेकर अभी कश्मकश चल रहा है। इधर कांग्रेस भी पूरी तरह दावा कर रही है और इधर से बीजेपी। अभी बैलेंस 50-50% है दोनों के बीच में। जी क्या कोमल आपने किसी भी जो नेता है, जो उम्मीदवार है, उनसे चर्चा की है? क्योंकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, उनकी सीट की भी, तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि इस सीट पर उन्हें जीत हासिल करनी होगी। जी, अभी नेता कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहन बड़ौली जी, उन्होंने बातचीत की है। वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी, हम हिताश नहीं है।
कांग्रेस अपने ढोल पीट कर रह जाएगी, हम शोर नहीं करते, हम करके दिखाते, ये शब्द अभी मोहन बड़ोली जी ने बताए हैं। लेकिन एक तरफा है, फिर भी कांग्रेस अपना मैदान नहीं छोड़ रही है और कांग्रेस कह रही है कि अभी तो 50% का बैलेंस बना है, अभी खेल और बाकी है, ये कांग्रेस का कहना है। जी कोमल, बात की जाए विनेश फोगाट की, तो सुबह विनेश फोगाट जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अभी की अगर बात करें तो विनेश फोगाट जो है वो पीछे चल रही है। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट का जो कार्ड खेलते हुए उन्हें सीट दी थी, तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा था कि ये सीट कांग्रेस के पाले में आएगी। जो सुबह विनेश फोगाट थी वो आगे चल रही थी, बीच में फिर विनेश फोगाट पीछे चलेगी। अभी हम 5 से 10 मिनट पहले का डाटा बता रहे हैं कि विनेश फोगाट को फिर आगे कर दिया है, तो वोटों से फिर आगे हो गई है। तो ये उतार चढ़ाव कुछ सीटों पे चल रहा है जो यहाँ पे वीआईपी सीटें हैं। एक तरफा एलनाबाद की एनएलओ के अभय सिंह चौटाला है, वो 6600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो वीआईपी हैं वो जो पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन अभी 700 या 800 हजार के बीच में चल रहा है। नेताओं का जो ऊपर नीचे का है मार्जिन वो 700-800 हजार के बीच का भी मार्जिन है। अभी मैंने पहले भी बताया कि अभी 50% पर आए हैं, 50% का खेल अभी बाकी है। जी वहीस प्रकाश, शुक्रिया कोमल तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से रुझान आए हैं, बड़ा उलट फेर जो है हमें नजर आ रहा है। हमारे साथ खास चर्चा के लिए जुड़ गए हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस, वही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी। भूपेंद्र जी, प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार भी इस बार जो सरकार है वो बीजेपी की बनेगी, क्या लगता है आपको? 12 बज चुके हैं, 12:09 हो गए हमारे यहाँ दिल्ली में। और ये जो रुझान जब चल रहे होते हैं, आज तो मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि ईवीएम और चुनाव आयोग की इज्जत बच जाए। हरिद्वार जी जाऊंगा और मैं गंगा जी में नहाऊंगा। अभी देखिए कि बयान आने शुरू हो गए हैं। आपके टैली को अगर हम देखें जो आपके स्क्रीन पे चल रही है, तो हम 50 सीटों पे आगे हैं। 12:09 हो चुके हैं, 1 बजे तक तस्वीर और साफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये स्वीकार करना होगा कि जो जलेबी बनती है वो हलवाई की ही अच्छी बनती है। बचपन से लेके अब तक हमारी कोई न कोई फेवरेट जलेबी की दुकान जरूर रही है जो कि हलवाई की होती है। जलेबी फैक्ट्री में नहीं बन सकती, और फैक्ट्री में बन भी जाए तो उसकी डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमारे गली मोहल्ले पे हलवाई की जलेबी अच्छी होती है। निर्णय बाकी जनता ने अपना दे दिया है, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैं भूपेंद्र जी आपके और रुक करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जाए हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में बीजेपी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। तो क्या लगता है, जिस तरीके से सुबह के रुझान जो थे वो कांग्रेस के पाले में थे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति साफ होती जा रही है, काउंटिंग बढ़ रही है, तो ऐसे में अभी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ नजर आ रही है? जी देखिए क्या है, 1 बजे के बाद जैसे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 1 बजे के बाद क्लियर पिक्चर हो जाएगी। क्या है कि चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों को देर में घोषित किया, एक वो भी था। दूसरी बात ये थी कि बीजेपी की जो लहर नहीं थी इस बार और एंटी कंपल्सी भी थी, जिसके कारण क्या है बीजेपी के जो अनुषंगिक संगठन ने उनने फीडबैक में जो 15 से 20 दिन जो काम किया है, तो वहाँ पे जो एससी की सीटें हैं लगभग 20% वोट वो है, 1/3 वोट जाटों का है, और उन दोनों के बीच में उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। और उनके जो संगठन ने जिस तरह ग्रास रूट पे काम किया है, आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं जिसके रूप में क्यों। और वो उन्होंने जो अपना गैप था वो उन्होंने काफ़ी कुछ भरा है। उनको जाट का भी वोट मिला है, एससी कम्युनिटी का भी वोट मिला है,
और साथ साथ जो पहलवान वाला भी लग रहा था कि इस बार कुछ शिफ्टेड होगा, तो वो भी अभी यही स्थिति दिख रहा है कि वो जितना डैमेज करना चाह रहे थे वो उतना नहीं हो पाया। तो संगठन के रूप से फिर से बीजेपी ने अपने संगठनात्मक जो उनकी कार्यशैली है और फिर उसके बाद जो उनके विभिन्न संगठन हैं उनके विचारधारा के, उन लोगों ने ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम किया और जिसके कारण ये आज परिणाम ये देखे जा रहे हैं। और कांग्रेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वही स्थिति हो गई कि कांग्रेस जैसा हर जगह सोचती है कि बस जनता ने जिता दिया तो फिर उसके बाद वो धीमी पड़ जाती है। तो वो जो हम आज जो परिणाम देख रहे हैं, जो 15-20 दिन का जो उन्होंने काम किया है संगठनात्मक, वो उसके देख रहे हैं। लेकिन लास्ट परिणाम अभी तक आना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ अब कितना भी होगा, 12 बज चुके हैं। इसलिए स्थिति में, क्योंकि जेजेपी के पहले से भी अनुमान था कि जेजेपी बिल्कुल साफ हो रही और आपका कुछ भी नहीं स्थिति आ पाई। आपका भी लग रहा था कि केजरीवाल जी छूट के आए हैं तो कुछ शायद करेंगे और वोट को, क्योंकि उनको लोकसभा में 3% वोट मिला था और विधानसभा में इनको 1% से कम वोट मिला था जेजेपी को। तो जेजेपी पहले ही नकार चुके थे क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहते इन्होंने कोई काम नहीं किया था, तो वो अनुमान सही निकला। लेकिन जो अनुमान इन लोगों ने, जो अभी जो कांग्रेस और बीजेपी की जो रस्साकसी थी, तो उसमें बीजेपी ने अपना जो संगठन के रूप में काम करके थोड़ा सा अपनी दावेदारी बहुत अच्छी कर ली है और जिससे उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी अच्छा उनके संगठनात्मक रूप में ढांचे में प्रभाव पड़ेगा। जी अजय जी, आपके और रुकना चाहूंगे। जिस तरीके से बात करें हरियाणा की, तो पहले के मुकाबले इस बार जो है वो वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटा है और अभी देख रहे हैं हम जिस तरीके से सुबह के मुकाबले अभी बीजेपी जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात जो प्रदीप जी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का बयान की जलेबी फैक्ट्री में बनती है। एक इनोसेंट बयान जब आप, मैं आता हूं, इनोसेंट बयान जब भी आते हैं इस तरह के, तो वो कई बार मतदाता उसको समझता है कि आप किस तरह, जब आपके बयान इस तरह के, आपके पॉलिटिकल कथन इस तरह के हैं, तो आपका जो शासन होगा कैसा होगा। और बड़ी सिंपल सी बात, जिन लोगों ने हरियाणा को लेकर के सर्वे किया, जिन लोगों ने वहाँ पे किया, मैं बार बार, कल परसों भी हम लोग डिबेट में बैठे थे, मैं बार बार यही बात कह रहा था कि जो ये सर्वे होते हैं, ये सर्वे बड़े सैम्पलिंग के आधार पे होते हैं और आप 1 लाख वोट पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने 100 लोगों से बात कर ली, उसके आधार पर आप अगर किसी ऐसे पोलिंग स्टेशन पे चले गए जहां पर कांग्रेस का या जहां पर बीजेपी के माइंडेड वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस रिजल्ट को जस्टिफाई कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। या तो आप सैम्पलिंग का जो सिस्टम होता है, नेशनल सैम्पल सर्वे भी करता है सिस्टम पर पूरा, उस सैम्पलिंग का सिस्टम ऐसा रखा जाए कि हर पोलिंग बूथ से 100 लेंगे, तब भी लगे कि आपने कुछ काम किया है। होता है क्या, कंपनियां ये मुश्किल से किसी 4-5 पोलिंग स्टेशन पहुंचती हैं और सर्वे कर लेती हैं, उसके आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। दूसरी बात जो बार बार कह रहे थे कि 3 मुद्दे हरियाणा में आ रहे थे, बीजेपी जिस बात के लेके लोग कहा जा रहा था बीजेपी एंटी जा रही थी, उसमें एक पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, जवानों का मुद्दा। बीजेपी ने उसको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश की और बीजेपी के जो, जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे थे कि उसके जो अनुसांगिक संगठन है वो जिस तरह से काम करते हैं उसका आकलन कर पाना खुद बीजेपी के बस में नहीं होता है। बीजेपी के भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को नहीं पता होता है कि जो रणनीति वो बना रहा है, जो उनके बीजेपी के ऑफिस में बैठ के रणनीति बन रही है, वो निचले स्तर पर किस लेवल पे जा रही है। और निचले स्तर पर चाहे वो सेवा भारती के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे वो अन्य जो अनुसांगिक संगठन, 32-33 अनुसांगिक संगठन होते हैं बीजेपी में, जो आरएसएस के, वो जो काम करते हैं, उसकी रणनीति को पकड़ पाना बीजेपी के बस में नहीं होता। तो कांग्रेस या बाकी पार्टियों का भरोसा नहीं है। तो तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि असल में बीजेपी से नाराजगी लोगों की साफ दिख रही थी बहुत सारे मुद्दों पर हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है वो आंकलन गलत था, वो एनालिसिस गलत था। तो अभी भी हमको जो दिख रहा है कि मैंने जो परसों भी डिबेट में कहा था कि हम जो एक एनालिसिस कर पा रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो वोट या वो वोटर स्विंग हो रहा है क्या कांग्रेस की तरफ, वो नहीं दिखाई पड़ रहा था। वो कांग्रेस वही कंफ्यूजन बार बार रहता। अभी सुबह से भी जो दिख रहा था, सुबह भी ऐसा लगा, तो एकदम से जो कुछ पोलिंग स्टेशन होते हैं, देखिए जब राउंड होते हैं, 1 ईवीएम खुली, 2 ईवीएम खुली, 3, लेकिन जब रिमोट एरिया की या उन एरियो के ईवीएम खुलती तब समझ में आता है कि हकीकत क्या है। और इसीलिए अभी जो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, चूंकि लगभग ईवीएम से जब काउंटिंग होती है तो 12 बजे का टाइम ये माना जाता है कि ये रिजल्ट एकदम अब फाइनल स्थिति में पहुंच गया है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर लग रहा है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। स्थिति यही रहने की उम्मीद है। 50-55 सीटें, 52 सीटें बीजेपी के साथ सरकार बना रही है और 30-32 सीटों के साथ कांग्रेस रह जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी भूपेंद्र जी, आपकी ओर रुक करना चाहूंगे। जिस तरीके से बात करें विनेश फोगाट की, तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दी थी और सुबह तो विनेश फोगाट आगे चल रही थी, लेकिन अभी के जो
रुझान है उसमें विनेश फोगाट जो है वो पीछे चल रही है। जी देखिए, क्या है कि मैंने पहले बोला ना कि जो बीजेपी ने अपनी रुख को पकड़ लिया था कि हमारे, देखिए जो उनके जो खट्टर साहब थे, खट्टर साहब ने वहाँ पे एक ऐसी छवि बना ली थी, वो संघ से हैं, प्रचारक रहे हैं, लेकिन उनकी जो छवि बन गई थी वो आम आदमी से बहुत दूर हो गए थे। और आम आदमी से दूर होने, जनता की एक लोकप्रियता होती है कि व्यक्ति का कार्य भले ना हो लेकिन वो जनता के बीच में खड़ा हो और जनता के बीच में दिखे, शादी विवाह किसी अवसर पे। और ये जो प्रयोग इन्होंने किया, जो सैनी जी साहब को लाए, सैनी साहब ने जो जिस विधानसभा से सैनी साहब लड़ रहे हैं वो कांग्रेस की सीट है वो, और उसमें लगभग 4 या 5 हजार से पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार उनने वो जो छवि बनाई कि हर जगह जाना, और फिर ओबीसी नेता भी हैं और हर चीज़ में शामिल होना, ये जो हुआ। दूसरा है कि एक एमएसपी को भी सरकार ने कहीं पे भी, बीजेपी की सरकार ने एमएसपी को लागू नहीं किया, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा उस चीज़ को एमएसपी का। दूसरा इशू जो बताया कि जवान और पहलवान का, 2-3 इशू थे। तो जवान और जो पहलवान का, तो पहलवान की जो स्थिति बनी, जो इनको, क्योंकि जो पूरा एक एक्सपोज भी हुआ कि जो आंदोलन उन्होंने किया था नई दिल्ली में और जो रखा था, तो वो उसके प्रति एक राजनीति प्रेरित तो था, तो राजनीति एक हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया, जो पारदर्शिता जो सिस्टम आया वो नहीं आ पाया, जिसके कारण उनको उसका फायदा वो जो मिलना था वो नहीं मिला। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी बात वही रहती है कि कांग्रेस जब सीखने लगती है, जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा हो, पहले सर्वे जुलाई तक दूसरा था, लेकिन जब तक चुनाव के परिणाम की स्थिति तक उन्होंने मेहनत करना, उन्होंने कहा हमको जनता जिता दी। क्या होता है, जब तक वोट नहीं डलते जब तक मेहनत करनी चाहिए, और वो मेहनत बीजेपी करती है, वो काडर पार्टी है। उसने देखा कि उस हिसाब से बड़े नेता भी आते हैं, छोटे नेता भी आते हैं, हर वर्ग के नेता जाते हैं, अपने लेवल पर जातिगत के हिसाब से भी मीटिंग करते हैं, और जिस तरह से उसके परिणाम आते हैं, और फिर उनके जो विचारधारा के संगठन हैं उन्होंने भी उसको किया। और पहलवान वाला जो इशू, मुझे लगता है कि अब देखिए, मुझे तो लगता है कि अब देखिए, ज़्यादा जीत, अगर हार भी होगी तो ज़्यादा नहीं होगी, और उनकी अगर जीत होगी तो भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरह से लग रहा है कि 1000 और 1500 के बीच में हो जाएगा जो भी हो। लेकिन पिक्चर साफ हो रही है कि अब कांग्रेस निश्चित रूप से अब सरकार से दूर तो हो रही है, बीजेपी फिर से आने की। जी प्रदीप जी, आपके ओर रुकना चाहूंगी। रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, बीजेपी आगे, कांग्रेस पीछे है, लेकिन फिर भी जो नेता है कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा, उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। मतलब हम हार रहे हैं लेकिन फिर भी हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को आप उठा करके देखें और इनके नेताओं के रवैये को आप देखें चुनाव के समय, जब चुनाव के रिजल्ट आ रहे होते हैं, और एक समय के लिए थोड़ा मान ले तो कोई भी नेता जो है, हार जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती तब तक स्वीकार नहीं करता है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी के पास और शब्द हो क्या सकते हैं, उनकी शब्दावली भले ही बहुत धनी हो, लेकिन आज की जो समय है, जो समय की सत्यता है, जो आज अभी हम वर्तमान में जो जी रहे हैं, उसमें हुड्डा जी के पास इससे अच्छे और कोई शब्द हो नहीं सकते, और इससे बढ़िया वो वाक्य बना नहीं सकते। तो उनका कोई दोष नहीं है, वो तो अपनी फेस सेविंग कहें, अपनी इज्जत बचाना कहें, वो वही कर रहे हैं। 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद कोई आएगा कि ठीक है हमने सत्यता को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम ये रही है कि लोग सच्चाई को बहुत जल्दी या त्वरित रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और उसी का खामियाजा भुगतना होता है। सबसे पुरानी पार्टी, देश के हर जगह पे उपस्थित पार्टी, और उसकी ये दशा है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, देखिए वो पुराने नेता है, दिग्गज नेता है कांग्रेस के, लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने प्रचार किया, जिन जिन चीजों का उन्होंने सहारा लिया, वो जनता देख रही है। और खास करके हरियाणा की जनता तो, उन्हीं के राज्य का चुनाव है, तो उनके रवैये को निश्चित तौर पे देख रही है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है रुझानों के रूप में। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो चीजें और हो जाएंगी, उसके बाद देखना बड़ा रोचक रहेगा कि हुड्डा जी क्या कहते हैं। शाम को 4 बजे आने वाले बयान, सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बयान, और 12 से लेकर 3 तक के बयान, और 3 के बाद 4 तक के बयानों में बड़ा अंतर होने वाला है। ठीक है, अब बड़बोलेपन का जो है कभी कभी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जलेबियां बट रही थी, अब वो जलेबियां डिब्बे में वापस पैक हो गई। जी चलिए अजय जी, आपकी ओर रुकना चाहूंगी। हमने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनाने का दावा किया, बीजेपी आगे तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुधार जो है बीजेपी को भी करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार नाराज जरूर है, लेकिन सरकार
माफी चाहूंगी, जनता नाराज जरूर है लेकिन जनता बीजेपी को हटाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये बयां कर रहे हैं। देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हर जगह होती है, सुधार करने की कोशिश करती है। हरियाणा की छोड़ दीजिए, गुजरात जाइए, गुजरात में पिछले चुनाव जो हुआ था तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो गई थी चुनाव जीतना, और ये लग रहा था कि अगले चुनाव में बीजेपी निपट जाएगी। पर पिछला चुनाव जो हुआ, अभी का लेटेस्ट विधानसभा जो हुआ, बीजेपी उस मार्जिन के साथ जीत के आई है जिस मार्जिन की आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो सुधार तो होता है। यही देखिए, अगर मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास किया जा रहा, उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान लगातार बने रहे। आप चलिए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बार बार कोशिश के बावजूद लगातार बने रहे, क्योंकि बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी की जो स्ट्रेटजी का रणनीति का उनको समझ में आ रहा था। लेकिन आप देखिए कि वहीं हरियाणा में तुरंत चेंज कर दिया जब बीजेपी को लगा। तो खट्टर साहब जैसे वरिष्ठ नेता, जैसा भूपेंद्र ने कहा कि संघ के बड़े प्रचारक रहे हैं, बड़ा नाम है, नामचीन व्यक्ति हैं, लेकिन एक छवि, पार्टी की जो पॉलिटिकल छवि है वो प्रभावित हो रही थी और तमाम उम्मीदें, इसलिए बदलाव हुआ। वहाँ पर खट्टर साहब को चेंज किया गया, नायब सिंह सैनी साहब को लाया गया, बहुत सारे प्रत्याशी बदले गए और बहुत सारे लोगों से समझौता किया गया। और पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी की, बार बार ये हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं या पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि विधानसभा का सत्र तक नहीं हो पाया, सरकार ऐसे काम करती। पर सरकार अपनी रणनीति से काम कर रही थी, पार्टी की अपनी रणनीति थी, कैसे भी विधानसभा सत्र अगर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन धीरे धीरे करके वो चुनाव तक का नौबत निकाली जाए। एक मान लीजिए विधानसभा का सत्र होता, हंगामा खड़ा होता, कुछ नए विवाद खड़े होते, तो इन विवादों से बचने की पूरी कोशिश की गई। तमाम आरोप लग गए, ब्लेम लग गए बीजेपी के ऊपर कि इस विधानसभा का हाउस तक नहीं बुला पाए, सत्र नहीं बुला पाए, बहुत सारे एक्ट पेंडिंग रह गए। लेकिन उस सब के बीच पार्टी को अपनी इमेज की चिंता थी, इलेक्शन का एजेंडा सामने था, उसको धीरे धीरे किया। और हर जगह यही होता है। आप देखिए, जब झारखंड, पिछली बार जब बिहार के चुनाव थे तो बहुत सी थी कि बस जनता दल यू निपट गया, लेकिन बाद में आखिरी दम तक वो लगे रहे और आखिर में जाकर के जनता दल यू की ही सरकार बनी। तो चुनाव की रणनीति जो बनती है, बड़े हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टी में चाहे हमारे मीडिया वाले हों या बाकी लोग हों, बड़े सतही स्तर पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। सतही स्तर पर एनालिसिस करने की बजाय आप बड़े डेप्थ में जब जाएंगे तब समझ में आता है कि इसका क्या अर्थ निकलता है, एक एक बदलाव का। बीजेपी भी अब उन पार्टियों में शामिल हो गई जो पूरी रणनीति के साथ काम करती, उसकी अपनी रणनीति बनती, उसके एक स्ट्रेटजी के साथ काम करते उसके नेता, और वो देखिए उसी का मामला। और कांग्रेस में धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। अब कांग्रेस एक सेंट्रलाइज हो गई। आप देखिए, आज भी कांग्रेस के नेताओं को, जब कोई भी नेता, चाहे आप जिनकी हुड्डा की बात करें या किसी की बात करें, तो जैसा माननीय राहुल गांधी जी कहेंगे, जैसा माननीय सोनिया गांधी जी कहेंगे, जैसा माननीय प्रियंका गांधी, तो आदमी को लगता है ना कि आप प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से परे हटकर पार्टी की बात करिए। जो उनके अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम सबसे आखिरी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सबसे आखिरी में लिया जाता है कि खड़गे जी भी करेंगे, तो वो माहौल तो बनता है ना। और इसीलिए हरियाणा का जो अगर ये बदल रहा, और देखिए आप जम्मू कश्मीर का भी आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ आखिरकार कांग्रेस जो अलायंस बन के काम कर रही थी, कांग्रेस की 10 सीटें मुश्किल से भी दिख रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, उसकी रणनीति जो बनी है, उसमें फेल्योर साबित हुए हैं। और बीजेपी ने बड़े सतही तौर पर काम करने के बड़े एक डेप्थ में जाकर के काम किया, उसका रिजल्ट साफ साफ उसमें से दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आपकी ओर रोक करना चाहूंगी कि अभी नतीजे तो आ रहे हैं, लगातार बदलाव भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो है दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उन्होंने अभी बैठक बुलाई है, तो क्या लगता है बैठक का मकसद क्या होगा? देखिए, ये पूरी राजनीति का एक पैकेज होता है, उस पैकेज का एक ये अंग भी होता है। जैसे ही परिणाम आने लगते हैं और शाम तक बैठक के लिए सब लोगों को, क्योंकि अपने विधायकों को घेराबंदी करना और उनके बीच में तालमेल तुरंत बनाना, क्योंकि अगर कभी समीकरण कम पड़ गए, विधायक कम पड़ गए, तो उस चीज़ की स्थिति देखी जाती है। बीजेपी इस चीज़ में हमेशा ही अपना एक रचना भी बनाती है और राजनीतिक रूप से वो सफल भी रहती है, क्योंकि कई जगह आप देखें तो उन्होंने, जैसे गोवा में इनका मैंडेट था लेकिन उन्होंने अपनी सरकार बना ली, बीजेपी वाले आ गए। तो इस तरह से जो होता है, क्योंकि जो पहल करता है वो सरकार ही बनते हैं। अभी तो क्या है कि जैसे वो जिंदल जी की माँ भी आगे चल रही हैं, तो वो भी जीतने की स्थिति में है। तो और जो 2-3 निर्दलीय, लगभग मेरे ख्याल से 3 निर्दलीय तक वहाँ जीतेंगे, तो वो निश्चित रूप से वहाँ का इतिहास रहा है कि वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक स्टडी है उनकी अपना राजनीतिक संगठन का, और वो पात्र है, क्योंकि अगले दिन वो शाम तक वो डिक्लेयर कर देंगे किसको जाना है वहाँ और कौन नेता चुनेगा। मैं थोड़ा इंटरफेयर करूंगा, ये जो चैताली और हम दर्शकों को समझाता है कि बीजेपी की वर्किंग में बाकी पार्टी की वर्किंग में यही अंतर होता है। बीजेपी में जिसको जो काम दिया गया है, अगर
जो जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलानी है, जिनकी विधायकों की बैठक बुलानी, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें मतलब ही नहीं कि रिजल्ट कब तक आएगा, कितना आएगा, कौन जीत रहा, हम कितने से हार रहे, कितने। जिनको रिजल्ट की चिंता करनी है रिजल्ट की चिंता कर रहे हैं, जिनको बैठक की चिंता करनी है बैठक की चिंता कर रहे हैं। और आप समझिए कि एक टीम ऐसी भी होगी जो बैठक के बाद की चिंता कर रही होगी। तो बीजेपी की वर्किंग थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिनको जो दायित्व दिया जाता है उनको बस उसी दायित्व से अपने बस कर्तव्य बोध रहता है, जो उनको ये दूसरी चीज नहीं पता कि हमको इस चीज की बात क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा है वर्गीकरण करना और इस पर ध्यान, और कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बड़े बड़े नेताओं को और छोटे नेताओं को, और परिवर्तनशील पार्टी है कि देखिए आप तुरंत बदल देते हैं और नए व्यक्ति को लाते हैं। अभी देखिए 3 विधानसभा को चुनाव, मुख्यमंत्रियों का चयन, इसी तरह से देखिए हरियाणा में खट्टर जी को केंद्र में लाना और नए एक जमीनी कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना। तो ये जो परिवर्तन है और अपनी सेकेंड लीग को तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है और चैलेंजिंग बात भी है, साहस वाली बात है, मामूली कदम नहीं है। और ये कांग्रेस यही नहीं कर पाती। कांग्रेस सिर्फ क्या है, एक खूटे के बनी हुई पार्टी हो जाती है। वो हर निर्णय लेना है तो उनको हाईकमान को लेना है, वही उन्हीं को लेना है, और वो भी जो प्रेसिडेंट बने हैं तो वो उन्हीं का फॉलो भी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, जो पद हैं, उनके बड़े पदों की तो स्वायत्तता होनी ही चाहिए, और जब तक स्वायत्तता नहीं होंगे, उनके निर्णयात्मक रूप से दिखेगी नहीं, तो जनता, विपक्ष को जनता के बीच में वो पद की चर्चा करने का मौका मिलता है। और ये चर्चा के कारण ही आज ये कांग्रेस की स्थिति है, क्योंकि जब जो पब्लिक डोमेन पे जो बात चली जाती है, जो चर्चा चली जाती है, तो वो निश्चित रूप से वोटों का ध्रुवीकरण करती है। उन्होंने कहा निर्णय क्या लेना है, उन्हें दिल्ली से लेना है। तो ये जो चीज होती है, इसके कारण एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और राजनीतिक रूप में कहा जाए तो ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 21वीं सदी का जमाना है। सब आईटी के सेक्टर के परिणाम हैं, तुरंत पोलिंग डलता है, उसके पोलिंग के बाद एग्जिट पोल, सब कुछ आ जाता है। तो इसके हिसाब से जनता भी इसको एक महायज्ञ के रूप में बनाती है, और इसमें निश्चित रूप से इन चीजों का बड़ा योगदान है। जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश चौहान जी, एनसी नेता है, और साथ ही साथ हुड्डा जरीवाल, आप नेता दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी दिनेश जी, आपके पास जो तरीके से जम्मू कश्मीर के हम रुझान देख रहे हैं, एनसी जो पार्टी है वो आगे चल रही है, क्या लगता है आपको कि कितनी बहुमत के साथ आपकी सरकार बनेगी, और अभी क्या स्थिति आपकी लग रही है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक एनसी जो है दे हैव ऑलरेडी क्रॉस द मिनिमम मार्क ऑफ 47, तो वो क्रॉस कर चुके हैं। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि विल बी टचिंग 60, क्योंकि अभी काफी जगह पे मार्जिन जो है बहुत कम है, वो 200 और 300 वोट्स का है। और बाय द टाइम ये सारा प्रोसेस कंक्लूड होगा, गिनती जो है, और उसमें श्योर है कि जो एनसी है और कांग्रेस के साथ अलायंस जो है वो एक काफी अच्छा मार्जिन से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। जी हुड्डा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। तो जिस तरीके से आप पार्टी कई दावे करती है, कई मैनिफेस्टो जो है आप पार्टी के हमने देखे थे, हरियाणा की बात कर ले या और राज्यों की भी बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं देखे अभी की तो कहीं ना कहीं आप पार्टी हमें नजर नहीं आ रही है हरियाणा में। अगर मुश्किल परिस्थितियों में चुनाव लड़ी तो हम सबने देखा है, हमारे एक से ज्यादा नेता था कि जेलों में बंद कर दिए, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी आज तक बंद, या तमाम जो बीजेपी लीडर्स थे, चुनाव हो गए, और अमानतुल्लाह खान जी हो गए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप बगैर किसी केस के, फॉल्स एलिगेशन के तहत गलत गलत इल्जाम लगा के ईडी से कभी भी ऐसे परेशान करके आप जेल में बढ़ रहे थे। बावजूद उसके इन कठिन परिस्थितियों में इस बुरी सूरत हाल में आम आदमी पार्टी तब भी चुनाव लड़ी है। हमारी पूरी की पूरी मंशा और कोशिश थी कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े, लेकिन कांग्रेस के साथ सीटों का जो बंटवारा है उसमें समीकरण सही तरीके से नहीं बैठ पाया, तो फाइनली जाके आम आदमी पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि इंडिपेंडेंटली तमाम से तमाम मध्य विधानसभा से वो चुनाव लड़ेगी। और ये नई पार्टी है हरियाणा के लिए, चुनाव लड़ना और जीतना आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में,
लेकिन इतना हमें पता है कि हमें लोगों का बहुत समर्थन मिला है, लोगों का बहुत प्यार मिला है। कहीं ना कहीं हरियाणा की बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको पिछले 10 साल आप कह रही है कि जिस तरीके से पार्टी के आपके जो वरिष्ठ नेता है वो जो जेल में थे, लेकिन अगर बात की जाए जनता से ज्यादा जो जुड़े हुए रहते हैं वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। तो अगर आपको जीतना, आपकी पार्टी को जीतना है तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो है पहले वो नींव मजबूत करते हैं अपने क्षेत्र में, तो ऐसे भी आपकी पार्टी काम कर सकती थी। मेरा भी एक सवाल है हुदा जी, मेरा भी सवाल थे। हुदा जी एक मिनट जी, अजय जी भी एक सवाल करना चाहते हैं आपसे, पहले उनका सवाल। अरविंद जी ने बड़ा साफ कहा था, एक इमोशनल कार्ड आप लोगों ने खेला था, हरियाणा का लाल, क्यों तो हरियाणा के पुत्र हैं, हरियाणा के रहने वाले, और हरियाणा का इतिहास है कि जब भी हरियाणा के लाल की बात होती तो हरियाणा उसको साथ देता है, चाहे वो देवी लाल हो चाहे भजन लाल हो, पुराना इतिहास देखिए। तो इस बार ये लाल कैसे चूक गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के वो लोकप्रिय नेता है जिन्होंने अपना लोहा मंगवाया है जिस राज्य में गए वहां पे। दिल्ली की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा हमारे लिए एक पास का बॉर्डर स्टेट है, दिल्ली से लगा हुआ स्टेट है। जाहिर सी बात है हमारी पूरी ग्राउंड लेवल की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हालात ऐसे बना दिए गए थे कि पार्टी का फोकस हमारे बड़े बड़े नेताओं को बेल दिलवाने में, उनके ऊपर जो गलत आरोप लगा रहे थे, कितनी एनएलसी ग्राउंड स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता बन सकता था, जो बूथ मैनेजमेंट हो सकती थी, वो तमाम चीजों में हम मानते हैं कि उस तरीके का हम प्रदर्शन शायद नहीं कर पाएंगे जितना उम्मीद लग रही थी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि आम आदमी पार्टी अगर इस दफा नहीं तो अगले दफा एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि इस दफा हमारा ग्राउंड हरियाणा में बन चुका है। हरियाणा के लिए जो सारी सूरत हाल है, जो कठिनाइयां हरियाणा वाले फेस करते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे पहलवान बेटियों का मुद्दा हो, चाहे रोजगार करने का मुद्दा हो, करप्शन जिस लेवल पे हरियाणा में मौजूद है वो मुद्दा हो, नीट में जो एग्जाम की हमने देखा किस तरह से धारणा हुई वो मुद्दा हो, सारे के सारे ऐसे मामले, बिजली के बिल महंगे आते हैं, वहां पे रिक्रूटमेंट होती नहीं है, रिक्रूटमेंट में करप्शन होता है, नौकरियां लोगों को बिल्कुल मौजूद नहीं है वहां पे। तो ये सारे मामले हमने दिल्ली में एड्रेस करे हैं, इन पर हमने काम किया है, इन पे हमने लोगों पे एक भरोसा बना के रखा है। लोग हमें बावजूद इसके के पीछे हमें बार बार फंसा के जेल में बंद कर देती है, करवा देती है, बावजूद इसके जनता का भरोसा हमसे क्यों नहीं है? जनता हमें नए से 10 साल पुरानी पार्टी बावजूद दो बड़े राज्यों में एक पंजाब में पावर नहीं है, गोवा में हमारे 2 विधायक है, गुजरात में हमारे 5 विधायक है, आपके मध्य प्रदेश में हमारी एक महापौर है, जो उत्तर प्रदेश में हमारे कितने सारे निगम पार्षद और लोकल बॉडी में हमारे लोग हैं वहाँ पे। तो एक ऐसी पार्टी जो महज 10 साल में जगह जगह से जी चलिए मैं रुक करना चाहूंगी प्रदीप जी आपकी। और प्रदीप जी, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं सभी को ये लग रहा था कि इस बार बीजेपी जो है वो शायद सरकार बना सकती थी या फिर कहे बहुमत जो है अच्छी खासी हासिल कर सकती थी, लेकिन ऐसे जो नतीजे वो नजर नहीं आ रहे। एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो बहुमत से जीत हासिल करता हुआ वहां नजर आ रहा है। अगर आप कश्मीर के इतिहास को उठा के देखें जो अब तक के चुनाव के रहे हैं, हमारे आखिरी लेवल के कार्यकर्ता ने वहां पे कार्य किया है। कश्मीर वैली और जम्मू रीजन दोनों का अगर आप देखेंगे तो आपको अंतर साफ दिखाई देगा हमारी स्थिति कहां पे किस प्रकार की है। लेकिन अब वहां पे क्या है कि इतने 370 हटने के बाद और कांग्रेस और एनसी के जो गठबंधन हुआ उस पर निश्चित तौर पे असर हुआ है। थोड़ी देर और रुक लें, स्थिति और क्लियर हो जाएगी। जिस तरह से हरियाणा में चल रहा है उस तरह से वहां पे भी चल रहा है, तो जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज भी है जिसको बड़ा गंभीरता से देखना और समझना होगा कि आखिर कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन हुआ और जो उन्होंने चुनाव के पूर्व बातें कही थी उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, सरकार बनने के बाद की स्थिति क्या होगी, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा।
पर सर प्रदीप जी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मिनट जी हुदा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी ने जो एडजस्टमेंट किया है वो तो सबको पता है। आपने तो बहुत सारे प्रयोग कर लिए वहां पर, आपने धारा 370 वहां से हटा दी और सबको नजर बंद करके, जो आप पे आरोप लगता है, ब्लेम लगता है कि आपने बड़े एक तानाशाही तरीके से धारा 370 वहां से हटाई थी, ऐसा आप पर ब्लेम लगता है। फिर उसके बाद आपने वहां SC/ST की सीटें रिजर्व की, पहली बार रिजर्वेशन हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए। उसके बाद आपने पूरी ताकत झोंक दी, आपने वहां पे मुस्लिम का प्रत्याशी जो आप नहीं खड़े करते वो भी खड़े कर लिए, आपने पॉलिटिक्स के सारे हथियार अपना लिए, उसके बाद भी आप 26-27 सीटों पर अटके हुए हैं सर। तो सर इसके पहले के रिजल्ट से तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है ना, आप रिजल्ट्स को देखिए। इसके पहले महबूबा जी के साथ हम लोगों की सरकार बनी थी वहां पे जी। और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, असल मापक तो जनता है और जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकार करना होगा और सच्चाई से स्वीकार करना होगा, उसमें कोई लाल लगाव की बात नहीं होगी। आप अगर हम पे ये आरोप लगाते हैं कि हमने सारे हथकंडे अपना लिए, तो 55 वर्षों के बीते जो कांग्रेस के शासन रहा है उससे तो हम कहीं अच्छे हैं। आप अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारा बड़ा फेयर काम रहा है। बाकी जनता है, जनता की जो जनादेश होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ आऊंगा सर। मैं एक बड़ा मैं आपकी तरफ आ रहा, मेरे मन में सवाल आ रहा था बड़ी देर से, चूंकि चैताली पूछ रही थी कि सर आप अलायंस मतलब दोनों बराबरी के सर होते हैं, पर रिजल्ट जो दिख रहा है साहब वो बड़े भाई छोटे भाई वाला भी नहीं रह गया, रिजल्ट तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो ये जब सरकार बन जाएगी कल शाम तक या परसों तक आपकी, तो ये बड़े भाई छोटे भाई वाली भूमिका रहेगी कौन सा कि बिल्कुल चल भाई तू भी आ जा, तो समझौते में आ गया इसलिए तेरा तो साथ में बना रहेगा? नहीं सर, हमने अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इसलिए की थी जी कि जो बीजेपी है उसको पावर से हमने हटाना है जी। हमारा ये नहीं था कि हमने पावर कैप्चर करनी है सर जी। इसके लिए हमने जो बड़ा भाई छोटा भाई वाली है, क्योंकि एमसी ने अपने कैंडिडेट ज्यादा जगह 56 जगह पे खड़े किए हैं जी। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस जो है वो 36 सीट्स पे लड़ रही है जी। तो उसी हिसाब से हमने ये अलायंस की थी। और दूसरा, अभी ये कह रहे थे, मैडम कह रहे थे कि इन्होंने हरियाणा में क्या किया जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने कश्मीर को, जम्मू को एक लेबोरेटरी की तरह पिछले 10 साल में यूज किया जी। 370 हटाया और 370 हटने के बाद ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, इट इज ए रेफरेंडम अगेंस्ट 370। लोगों ने आज जो दिल खोल के वोट किया है, आज हमारी वोटिंग परसेंटेज 69 to 71% आ गई है कश्मीर में जी। जो कि एज लो होती थी, जबकि 5 या 8 या 10% से कभी इंक्रीज नहीं की है। इसका मतलब लोग खुल के आए हैं और खुल के इसलिए आए हैं कि दे वर ऑल अगेंस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 371। सेकेंडली, पिछले 10 साल में बीजेपी ने वहां शासन किया है थ्रू एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जी। और उस 10 साल में इन्होंने स्वाय बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा किसी का कोई काम नहीं किया है। करप्शन जो है इट हैज रीच्ड स्काई। अब इतनी करप्शन के बावजूद लोग जो थे आज उनको एक छोटे छोटे काम के लिए जो है, 1 मिनट सर, लेट मी कंप्लीट, प्रदीप यहाँ छोटे छोटे काम के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ता था। अब किसको वो अप्रोच करें, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वहां किसी की नहीं थी। आईएएस ऑफिसर बाहर से लाए, आप हैरान हो जाएंगे सर, जी ऐसे जो रेलगाड़ियां बनी है, जो विकास के कार्य हुए हैं, प्रदीप जी पहले हम सुन लेते हैं, फिर आपको बोलने का मौका भी देंगे जी। आप मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद जी बोलिए दिनेश जी, आप बोलिए। जी जी। अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सर यहाँ पे इतनी करप्शन की है कि उन्होंने पूरा यूपी को जो है वो जम्मू कश्मीर में ले आए। आज जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राजभवन का जो है कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यूपी के लोग कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट की, लोगों का फेथ जो है वो डेमोक्रेसी से इन्होंने हटा दिया। अब 10 साल की जो करप्शन थी, लोग उससे इतने फेडअप हो गए थे क्योंकि सुनवाई कोई नहीं थी और इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी। इसलिए आज ये 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ है, लोग खुल के सामने आए हैं। उन्होंने एब्रोगेशन के खिलाफ, 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ वोट दिया है और इनको इनकी जगह शो कर दी है। जी प्रदीप जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सर का जितने भी आरोप हैं, आप ये बताइए कि जो विकास के कार्य हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े कार्य हुए, जो इन्वेस्टमेंट वहां आने शुरू हुए,
क्या वहां पे भी केवल बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है या दूसरे लोग टिकट नहीं खरीद पाते उन रेल में जाने के लिए, जो कि अभी एक विश्व स्तरीय व्यवस्था हुई है, जो कि सबसे ऊंचा रेल, या जो दूसरे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो क्या वहां पे केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनमें नौकरियां मिलेंगी या रोजगार बढ़ेगा, या बाकी सबको एकदम गेट से ही बाहर कर दिया जा रहा है? आप वहां रहते हैं, आप इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। सर मैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो इन्होंने जनरेट नहीं की। अगर इन्वेस्टर यहां पे आया है उन्होंने प्रॉफिट ही कमाया है, जम्मू कश्मीर से वो कुछ कमा के लेके जा रहे हैं, और हाई इन्वेस्टमेंट इसलिए हुई है कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है इट इज मच 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 हायर। सर प्रदीप सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप वहां पे रहते हैं, नंबर ऑफ टूरिस्ट बता दीजिए, और क्या ये बताइए कि जब सैलानी बढ़ते हैं किसी डेस्टिनेशन पे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टायर कितने लोगों को लाभ होता है? आप सीनियर हैं, आपको अनुभव ज्यादा है, जरा बताइए ना प्लीज सर। सर सोफा डेवलपमेंट है, हमने नहीं कहा कि सब यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी चाहिए थी, करप्शन फ्री सोसाइटी भी चाहिए थी। जी सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कि घरानों में एक मोटी रकम जाती थी वो जानी बंद हो गई है। रिजल्ट तो सर जो सच्चाई है वो है ही है, लेकिन एक जो मोनोपोली, चलिए अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी कुछ कहना चाहते मोनोपोली थी वो भी खत्म हो गई है। प्रदीप जी, दिनेश जी, अजय जी कुछ कहना चाहते हैं, हम उन्हें भी सुन लेते हैं, आपकी और रुख जरूर करेंगे। आज की बात करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग बीजेपी के हैं जो जिनके बेटे या उनकी बीवियां जो हैं इस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ रहे? आप मुझे एक बताइए कि एक भी कैंडिडेट, हर आदमी जो है, अगर वो हस्बैंड ने खुद नहीं लड़ी तो बीवी ने लड़ी, बीवी नहीं है तो उसका बेटा लड़ रहा है। बाकी ये प्रदीप जी वो मेरे ख्याल से सर मैं ये खानदानी राज नहीं दिनेश जी आपकी और रुख करेंगे, हम चाहेंगे कि अजय जी को बोलने दीजिए। दिनेश जी अगर खानदानी राज होता तो दे वुड हैव बीन अपरूटेड। मैं असल में दिनेश जी जो बात नहीं कह पा रहे, मैं प्रदीप जी बार बार पिछले 4-5 डिबेट से सुन रहा हूं। असल में प्रदीप जी आरोप ये लग रहा है कि आपने जो सारी कवायद की, आप जिनको लाभ दिलाना चाहते उनको लाभ दिला लिया, मूल कश्मीरी व्यक्ति जो है उसको कुछ भी नहीं मिला अभी भी। ये मतलब मूल आरोप ये लग रहा है। सर मैं एक बात रखना चाहूंगा जी, जो सार्वजनिक तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, क्या उसमें भी डिवीजन होता है क्या? आप बताइए, सुरक्षा, सड़क और वहां पे जो बाकी विकास हो रहे हैं, इनको जो शिकायत है कि भाई प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो मेन काम करने वाले हैं वो क्या लोकल है या बाहर के ही आके वो जो मजदूर का काम है या जो सेकंड थर्ड लेवल पे जो काम होता है टर्शरी एक्टिविटीज में, वो भी बाहर के लोग आके करके जा रहे हैं। और आप पीछे देखिए टारगेटेड किलिंग हुई है, कितने साहस है किसी के पास। एक आखिरी संक्षिप्त सवाल जो है भूपेंद्र जी से करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, आपने सभी की बातें सुनी, बस छोटा सा एक उत्तर कुछ कहना चाहिए। हुदा जी को सुन लीजिए एक बार, फिर कुछ कह रहे हैं। हुदा जी बोलिए। कि मैं बहुत दिनों से पिछले कुछ दिनों से जम्मू और कश्मीर में मौजूद थी, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी। डिफरेंट विधानसभाओं में विजिट किया, जम्मू के बैकवर्ड एरिया से मिलकर शहरी इलाकों का जायजा लिया। कहीं से भी बीजेपी से लोग खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंशा थी तो दोपहर के नाम पर पूरा चुनावी कैंपेन और रैलियां चलाएं, हिंदू मुस्लिम वोट को डिवाइड करें, कम्युनल बेसिस पे पूरा वोट ले। ना इनको लोगों ने जम्मू में पसंद किया, ना कश्मीर में पसंद किया। जो उनकी थोड़ी बहुत सीटें अगर जम्मू में आ भी जाती है तो वो इनफ नहीं कि उससे वो सरकार बना सके। कश्मीर में तो लोगों को इतना परेशान किया हुआ है, इनफैक्ट जम्मू में भी बेसिक मुद्दे, उनके कोई चुनावी मुद्दे नहीं थे, ना सड़क पे, ना बिजली पे, ना वहाँ पे जो चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। भूपेंद्र जी, इनके चुनाव नहीं लड़े गए थे, सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा थी। हुड्डा जी, एक आखिरी सवाल समय की कमी के चलते मैं भूपेंद्र जी से करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, ये देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव कराया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 370 का एक फैक्टर था, और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो पीडीपी अगर यहाँ पे बनती, थोड़ा सा बहुमत लाती जिस तरह से थी, तो सरकार बीजेपी के बिना नहीं बनती। लेकिन क्या हुआ कि जो 370 का जो एंटी चला, जो उन्होंने लहर चलाई और कांग्रेस और एनसी ने, तो उसके कारण उनको फ़ायदा हुआ और पीडीपी यहाँ पर डाउन हुई, क्योंकि पीडीपी ने गठबंधन किया बीजेपी से, और इसका संदेश वहाँ पे वैली पे गया, कश्मीर की वैली में, कि ये दक्षिणपंथी पार्टी से समर्थन किया, और जिसके कारण ये
ये प्रभाव पड़ा। और ये इनके लिए बहुत अच्छा रहा कि अगर कांग्रेस और एनसी अगर गठबंधन डाल दो वहीं से जा करके सीधे एनसी अगर गठबंधन नहीं करती तो आज ये ग्राफ भी नहीं होता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई बुरा नहीं किया, लेकिन एक मुस्लिम रैली पे एक वहां पे जो इस तरह से चल रहा था उसमें अपने कैंडिडेट तलाशे हैं, अपने राजनीति समीकरण नए तैयार किए हैं, आने की राजनीति होगी। देखिए प्लस माइनस कुछ भी होता है, लेकिन देश की अखंडता की बात होती है तो उसमें कुछ बात रखनी चाहिए। और एक अच्छा मैंडेट है, हम ये नहीं कहते, जमहूरियत तो एक लागू हुई है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे बड़ी बात है। जी भूपेंद्र जी, प्रदीप जी, दिनेश जी और हुड्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा हमने कि जिस तरीके से अभी हमने सुना कि ओवरऑल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग को लेकर सभी नेताओं का क्या कहना है, सभी पार्टियों का क्या कहना है। और बात की जाएगा जम्मू कश्मीर की तो एनसी और कांग्रेस गठबंधन जो है वो बहुमत में नजर आ रही है। हरियाणा के रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। रुझान को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बात में बताया, हरियाणा में 10 साल के बीजेपी के कामकाज पर जनता ने मुहर लगाई है। हरियाणा की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। जम्मू कश्मीर में हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहने वाला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और रुझान को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, रुझान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं रुझानों को? निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी भरोसा जताया था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 10 सालों में हमने हरियाणा की दशा और दिशा बदली है, हरियाणा का सर्वांगीण विकास किया है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से डबल गति से विकास हरियाणा का किया है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा आगे बढ़ा है और इसलिए तीसरी बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिल रहा है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना ये बड़ी बात है जो हरियाणा की जनता ने कर दिखाया है। तो निश्चित रूप से हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है। ये छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी नेता हैं उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। लगातार भूपेश बघेल वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि वहां पर अब कांग्रेस की सरकार बदलेगी, जो एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो वहां पर काम करेगा। देखिए, जो अपने राज्य में चुनाव नहीं जिता पाए वो दूसरे राज्य में जाकर क्या जिताएंगे। इसलिए हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, तीसरी बार वहां सरकार बनने जा रही है। अगर जम्मू की हम बात करें तो जो धारा 370 हटाने के बाद पहला चुनाव था, तो क्या उम्मीदों से थोड़ा विपरीत वहां पर नतीजे आ रहे हैं? देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, ये सब हुआ है। पर जहां तक चुनाव परिणाम का बात है तो चुनाव का परिणाम आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि आने वाले समय में जम्मू में जो परिणाम है वो और अच्छे आएंगे और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जो एक बड़ी बात है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रुकता इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गोलीकांड के आरोपी ने सुसाइड कर लिया है। आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोलीकांड के आरोपी ने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, लिखा, मुझे रेप कांड में फर्जी फंसाया गया था, जिस पहाड़ी पर पुलिस को बुलाया था वही आत्महत्या की। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी ने आत्महत्या की है। जिस पहाड़ी पर पुलिस को बुलाया था उसी पहाड़ी पर आत्महत्या की है। आरोपी का कहना था कि रेप कांड में फर्जी फंसाया गया था। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गोलीकांड के आरोपी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। गोलीकांड के आरोपी ने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, लिखा, मुझे रेप कांड में फर्जी तरीके से फंसाया गया था, जिस पहाड़ी पर पुलिस को बुलाया था वही आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आरोपी ने, वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ छतरपुर से संवाददाता लोकेश चौरसिया जुड़ गए हैं। लोकेश, रेप कांड में फर्जी फंसाने का आरोपी ने ऐसा लिखा है और कहा और फिर सुसाइड कर लिया।
बिल्कुल, जो रेप कांड का और गोली कांड का आरोपी है उसने सुसाइड किया है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो को अगर गंभीरता से देखा जाए और सुना जाए तो उसमें जो और लोग हैं वो उनकी आवाजें आ रही हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने गोली मार ली है क्या, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। तो ये जो वीडियो है उसको अगर गंभीरता से सुना देखा जाए तो ये समझ में आता है कि जब उसने गोली मारी है तो उस समय वहां पर 3 से 4 लोग मौजूद थे। आखिरकार वो कौन लोग मौजूद थे जिनके सामने ये वीडियो बना है? इसके साथ ही यहाँ पे और लोगों की जो आवाजें नजर आ रही हैं वो क्या, कौन से लोग थे, क्या वो पुलिस वाले थे या अन्य लोग थे, ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि यहाँ पे जो घटना स्थल है वहां से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया है और वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है। मेन रोड पर मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है और पुलिस की पूरी टीमें पहाड़ी पर अपनी जांच कर रही हैं। आखिरकार किस तरीके की जांच है, क्या है, उससे मीडिया को क्यों दूर रखा है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसमें कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि एनकाउंटर से जुड़े हुए तार भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है। इस बात को लेकर ये जरूर है कि जब उसने सुसाइड कर लिया तो उसके बाद मीडिया कर्मियों को क्यों वहां घटना स्थल नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे मीडिया कर्मियों को सर ही रोक दिया गया। और जो वीडियो ये सामने आता है ये अन्य गांव के व्यक्ति द्वारा वीडियो चलकर सामने आता है, जिसमें यहाँ पर अगर सुना जाए तो 3 से 4 लोगों की आवाज आ रही है और वीडियो में वो खुद को गोली मार रहा है। तो आखिरकार किस तरीके का ये मामला है, पूरी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है और इसमें कुछ चीजें पुलिस छिपा रही है, ये भी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ ही क्या ये सुसाइड या कुछ है, इस पर भी ध्यान देना होगा। जी चलिए लोकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप हमें अपडेट दीजिएगा इस खबर का। बता दें कि छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां आरोपी ने पहले पोस्ट किया, उसके बाद खुदकुशी कर ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।